एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो। बेटा आज के इस क्लास में या आज के इस वन शॉट सीरीज में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, वो है आपका इंडिया का क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना। भाई इस चैप्टर के अंदर मैम हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर भाई हम पूरे इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जवान कभी कभी जो जुबान होती है टीचर्स की भी लपलप आ जाती है। तो भाई यहाँ आज हम इंडिया के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, जैसे कि इंडिया में वेजिटेशन कैसी है, कैसा फौना है, कैसा फ्लोरा है। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मैप वर्क हमें बहुत ज़्यादा करना है इसमें, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको मैप में समझाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। होपिंग आप सभी रेडी हो, लेट्स गो। शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले यार आज यहाँ हमें क्लाइमेट बहुत पढ़ना है कि इंडिया का क्लाइमेट ये, इंडिया का क्लाइमेट वो। तो भाई आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो क्लाइमेट और वेदर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ भाई कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को पता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। बट भाई कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो थोड़ा सा चलते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस करना है, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही इजी है इसे समझना, बहुत ही इजी है इसे समझना। ठीक है, कैसे कैसे भाई यहाँ बनाओ, मान लो डे 1, डे 2, डे 3, फिर डे 4, 5, 6 और 7। ठीक है, डे 7। अब मान लो जो आज का क्लाइमेट, जो आज का मौसम है वो बहुत हॉट है। ठीक है, कल बारिश हो गई, परसों भी बारिश हो गई। ठीक है, फिर 4th डे फिर से गर्मी हो गई, 5th डे भी गर्मी, 6th डे भी गर्मी, फिर रेन हो गई। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने क्या देखा बेटा कि जो वेदर है हमारा वो डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा धूप थी लेकिन कल बारिश हो गई, फिर बहुत धूप पड़ी फिर बारिश हो गई। ठीक है, फिर बहुत धूप धूप धूप, बहुत गर्मी गर्मी गर्मी, फिर एंड डे फिर से एक थोड़ी सी बारिश हो गई। तो बेसिकली बेटा ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि जो वेदर होता है, जो आपका वेदर होता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम ऑफ पीरियड के लिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा। जैसे कि मान लो आज दिन में धूप है, रात तक बारिश हो जाए, तो ये वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट बेटा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने डेज का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर इंडिया का हॉट एंड ड्राई सीजन, यानी कि भाई है तो यहाँ गर्मियों का सीजन, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन बारिश हो गई, तो जो 1-2 दिन बारिश हुई उसे हमने बोल दिया वेदर। और वैसे जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, तो आई गेस आपको बेटा वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि इंडिया का क्लाइमेट किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है भाई। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट पे बेटा अफेक्ट करते हैं या इंडिया के क्लाइमेट पे फर्क डालते हैं। यहाँ आप देखो बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है। सबसे पहला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 2 मिनट में इसे हम समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। यहाँ पर आप देखो, ये मान लो आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ नहीं है, ये आपका इंडिया है। जैसे कि आपके अर्थ को जो इक्वेटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मानते हो मेरी बात। हाँ मैम, जो इक्वेटर है वो पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही बेटा इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया है पूरा, ये बीच से गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक ऊपर वाला होता है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाला होता है आपका साउथ ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो आई गेस ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई ये बोला गया है कि जो ग्रेट हिमालयाज है वो इंडिया को बाकी के एशिया से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और जो इंडिया में आने वाली
जो इंडिया में आने वाली ठंडी हवाएं हैं ये उन्हें भी आने से रोकते हैं। ठीक है, तो भाई ग्रेट हिमालयाज का भी भाई फर्क तो पड़ता है, क्या बात है। ठीक है, और फिर बोला गया है कि भाई जो मॉनसून है बेटा, मॉनसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक टर्म मौसीन से आया है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। जिसका मीनिंग क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है कि जो मॉनसून वर्ड है आपका वो एक अरेबिक टर्म या फिर एक अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। क्या मतलब होता है उसका? रिवर्सल ऑफ विंड। अब जो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसे अगर हम मैप पे समझे, इसे अगर हम मैप में समझे, ये देखो यहां से आपकी कुछ इस तरीके से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये क्या जा रही है आपकी? ये जा रही है आपकी बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है ये आपकी, फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया को बेटा ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो नदर्न पार्ट होता है आपका उसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथ ट्रॉपिकल जोन। तो आई गेस ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डन है। सेकेंड पार्ट बोला कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं, क्या बोला? जो ग्रेट हिमालयाज है ये आ गए आपके हिमालय। ठीक है, ये इस तरीके से आर्क बनाता है हिमालय, पता है आपको, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये ऊंचे ऊंचे हिमालय। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक तो ये इंडिया को बाकी के एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करते हैं, इंडिया में जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं उन्हें इंडिया में आने से रोकते हैं। ये इस तरीके से फैले हुए हैं, तो जो ये ठंडी हवाएं यहाँ से आ रही होती है वो यहाँ से टकराकर वापस चली जाती है। ठीक है, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो मैं 1 सेकेंड के लिए साइड हुई हूँ। ठीक है, मुझे बताओ ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो आई गेस ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने 2 मिनट साइड भी हुई, आपको पूरा देखने का मौका दिया है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है? अगर कोई आपसे कभी पूछे भाई इंडिया की क्लाइमेट कैसा है, तो भैया इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट कोई आपसे पूछे कि भैया इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो आप बोलोगे इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब एक और बात जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, आपको पता है कि जो इंडिया जो है एक पेनिनसुलर क्यों भाई? क्योंकि भाई आपको ये चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता है कि इंडिया भाई 3 तरीके से कहाँ से घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरीके से, वो 3 जगह से वो कहाँ से घिरा हुआ है बेटा? वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ पर आता है आपका अरेबियन सी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका बे ऑफ बंगाल, और यहां आता है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, अब मैंने ये चीज यहां पर क्यों बताई है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको बस ग्रेट हिमालय, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताई है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आई होप इतना अभी तक जो मैंने बताया आपको क्लियर है। बेटा देखो ये चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा एक तो बड़ा है और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि फैक्ट्स पे बेस है ना? किस पे बेस्ड है बेटा? फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो आपको मैप वर्क को ध्यान में रखकर समझना होगा। ठीक है, वरना आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे। अगले पे चलते हैं। अब बेटा हमें वो फैक्टर्स पढ़नी है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इसमें लैटिट्यूड, हिमालयाज, एल्टीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहला है आपका बेटा लैंड एंड टोपोग्राफी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज,
तीसरा हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड, जिसका मतलब हाइट भी होता है। फोर्थ वन इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑब्वियसली सी से डिस्टेंस भी मैटर करता है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ जेट की जगह बेटा वेस्ट कर लो, वेस्ट डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और एक और है फिफ्थ वन इज जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, फिफ्थ वन इज जेट स्ट्रीम्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अब हमें पढ़ने हैं। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। एक एक करके हम इन क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लैंड एंड टोपोग्राफी, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, लैंड एंड टोपोग्राफी, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नॉर्थ में कॉन्टिनेंटल या एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है और साउथ में आपका मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, या आप कह सकते हो इक्वेटेबल होता है, ठीक है, ये कह सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कवर्ड विथ 3 साइड ऑफ वाटर। ये पॉइंट भी मैं बता चुकी हूँ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, और कोस्टल रीजन, मैरीन और इक्वेटेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस पॉइंट को समझने में आपको दिक्कत आई होगी। आओ मैं आपको फिर से एक बार मैप में पूरा लैंड एंड टोपोग्राफी समझा देती हूँ, ठीक है, समझा देती हूँ। इस वाले में ही समझा दूं, इधर ही समझ लें, आओ इधर ही समझ लेते हैं। चलो इसको लेकर आते हैं नीचे, ठीक है, आपको इजी रहेगा। अभी तक मैंने यहां पर आपको क्या बताया, यहां पर मैंने आपको अभी तक बताया अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर मैंने आपको बता दिया कि हिमालय वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। देन हमने डिस्कस किया कि 3 साइड वाटर है, ठीक है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। यहां तक ठीक है, हाँ मैम ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो कि भाई क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है, उन्होंने बोला कि जो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है, यानी कि जो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन वाला एरिया है, वहां का जो टेम्परेचर है, इस वाले एरिया का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस वाले एरिया का जो टेम्परेचर है आपका, ये कैसा है बेटा, यहां पर होता है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है बेटा, टू हॉट एंड टू कोल्ड। ठीक है, टू हॉट और टू कोल्ड। टू हॉट एंड टू कोल्ड का मतलब यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने बताया कि जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, यहाँ का क्लाइमेट बेटा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है, यानी कि इस वाले एरिया में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और इस वाले एरिया में बेटा ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये वाला एरिया है, साउथ वाला जो एरिया है, ये जो कोस्टल रीजन के आसपास है, कोस्टल रीजन मतलब बेटा, कोस्टल रीजन का मतलब है आपका जो सी के आसपास है, जो समुद्र के आसपास है। भाई यहां देखो अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो जो यहाँ का क्लाइमेट है, तो जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है आपका, यहाँ का जो क्लाइमेट होगा बेटा वो होता है मॉडरेट। आप बोल सकते हो मॉडरेट क्लाइमेट है, मैरीन टाइप का है, या फिर आप इक्विटेबल क्लाइमेट भी इसे कह सकते हो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, इक्विटेबल क्लाइमेट आप कह सकते हो इसे। इसका मतलब है कि जो ये साउथ वाला एरिया है, ना तो यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ेगी और ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो आई गेस मैं इन चारों पॉइंट को आपको इस स्लाइड पे समझाने में बेटा कामयाब हो गई हूं। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या बोला गया है कि भाई जो कोस्टल रीजन के आसपास का एरिया है, ठीक है, जो समुद्र के आसपास का एरिया है, वहां पर बेटा आपका मैरीन, आपका मॉडरेट या इक्विटेबल क्लाइमेट होगा, जिसका मतलब साफ है कि वहां पर ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। और जो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन का एरिया है, जो समुद्र से काफी ज्यादा दूर है, जो सी से थोड़े से डिस्टेंस पे है, तो वहां पर बेटा टू हॉट और टू कोल्ड होगा, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा ठंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज, ठीक है। क्या बोला गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट पॉइंट इज
इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयस, भाई पहला तो यही कि प्रिवेंट्स कोल्ड एयर टू एंटर इंडिया, कि भाई जो हिमालय है वो भाई इंडिया में ठंडी हवा को आने से रोकता है, इतना तो हमें पता चल गया। ग्रेट हाइट फोर्स साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स टू शेड मॉइस्चर रेनफॉल, ठीक है। और थर्ड इज हेवी रेनफॉल इन नॉर्थ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। भाई ये जो चीज मैम यहाँ पर बोली गई है, ये तीनों पॉइंट हमें समझा दो, ये तीनों पॉइंट हमें समझा दो। ये आपको यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लग रहा होगा, ये मैं आपको अब भी समझाती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बात बोली गई है। अरे मैं कैमरे से दिखना वो हो जाती हूँ, मैंने अभी देखा कि मैं ज्यादा वहां चली जाती हूँ तो मैं दिखती नहीं हूँ। चलो, क्या बोला है मैंने, भाई ये है हिमालय का आर्क, ऐसे आर्क बनाता है हिमालय इस तरीके से, है ना, ऐसे कश्मीर टू ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो इस तरीके से आर्क बनाता है हिमालय। तो क्या बोला गया है कि जो ये है बेटा आपका अरेबियन सी, ये है आपका अरेबियन सी, एएस लिख रही हूँ यार, आप समझ जाना। क्या बोला गया, अरेबियन सी से ना कौन से विंड्स बेटा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलती है, साउथ वेस्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट से ये कुछ बेटा क्या चलती हैं, मॉनसून विंड्स चलती हैं, ये इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। अब जब ये ऐसे आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिमालय का आर्क, तो ये इसे क्रॉस नहीं कर पाती और ये मूव हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, ये इसे क्रॉस नहीं कर पाती, ये मूव हो जाती हैं इस तरीके से। यहाँ पर आ जाता है आपका अरावली, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा पास, एरो ज्यादा हो गया, यहाँ पर आ जाती है आपकी अरावली रेंज, ठीक है। तो भाई ये यहीं पे, ये विंड बेटा यहीं पे रह जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, जो आपका ये वाला एरिया है, यहां पर क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि हिमालय यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवा है उन्हें इंडिया में एंटर करने से भी रोकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा बोला गया एल्टीट्यूड हाइट, एल्टीट्यूड हाइट, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि भाई टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यार ये तो आप लोगों ने भी फील किया होगा, ये तो आप लोगों ने भी फील किया होगा कि भाई जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते रहते हो टेम्परेचर बेटा डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, मान लो आप कभी मनाली जा रहे हो, आप कश्मीर जा रहे हो, आप लेह लद्दाख जा रहे हो, आप देखोगे कि जितना आप ऊंचाई पे जा रहे हो, जितना आप हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हो उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। लेह लद्दाख में तो आप देखोगे जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। तो यही बोला गया कि जितनी आप हाइट पे जाओगे, जितना आप एल्टीट्यूड पे जाओगे, जो टेम्परेचर है बेटा वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लेसेज एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर देन प्लेन। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली बात है, प्लेन एरिया से ज्यादा ठंडा क्या है, जो प्लेस हायर एल्टीट्यूड पे है। जम्मू कश्मीर ज्यादा ठंडा होगा ना एज कंपेयर टू यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इनसे ज्यादा जो भाई एरिया ठंडा होगा वो कश्मीर होगा, लेह लद्दाख होगा, मनाली होगा, मसूरी होगा। तो यही बोला है कि जो प्लेसेस हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं वो प्लेन एरिया से ज्यादा ठंडे होते हैं। एक पॉइंट और आपकी बुक में दे रखा था, वो ये दे रखा था कि भाई जब भी कोई इंसान 166 मीटर ट्रेवल करता है तो वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है या फिर घटता है जब हम 166 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वाले पॉइंट में तो मुझे नहीं लगता आपको बेटा अभी भी कोई इश्यू आया होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। ओफो, यही तो बताया था अभी, है ना, यही बताया था ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी। प्लेसेस लोकेटेड इंटीरियर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, प्लेसेस सिचुएटेड एट कोस्ट मैरीन मॉडरेट क्लाइमेट। मुंबई का मॉडरेट होगा, लखनऊ का एक्सट्रीम होगा। तो मुझे नहीं लगता इसको अभी मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है। मैं आपको फिर से बेशक वो मैप में दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं फिर से आपको वो मैप में दिखा देती हूँ। मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पर बताया था, सेम पॉइंट यहाँ पर भी आएगा आपका। गिव मी अ सेकेंड, यस,
यस, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपको अभी बताई थी कि जो कोस्टल रीजन वाले एरिया हैं, कोस्टल बताया था मैंने आपको इससे लास्ट वाले चैप्टर में, जो ये समुद्र के आसपास की ये कोस्टल रीजन, ये ठीक है। तो ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पर, यानी कि भाई यहाँ पर आपका मुंबई है, तमिलनाडु है, यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ गोवा है, यहाँ पे केरला है, ठीक है। तो जो ये बेसिकली आप इतना याद रखो कि जो ये साउथ ट्रॉपिकल जोन वाले स्टेट्स हैं, या फिर जो ये एरिया है, या जो ये सी के आसपास हैं, जो ये कोस्टल रीजन के आसपास है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट इक्वेटेबल क्लाइमेट होगा। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से बहुत ज़्यादा पास हैं। तो यही बोला है कि जो कोस्टल रीजन से जो एरिया पास होंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बेटा? मेरीन होगा, मॉडरेट होगा, इक्वेटेबल होगा। और ऐसे एरियाज बेटा जो सी से थोड़ा डिस्टेंस पे है, जैसे कि नॉर्थ टेम्परेट जोन, वहां पर आसपास कोई सी नहीं है, वो पूरा इनलैंड एरिया है, ठीक है। तो वहां का जो क्लाइमेट है वो बेटा एक्सट्रीम होगा, यानी कि टू हॉट और टू कोल्ड, ठीक है। तो आई गेस डिस्टेंस फ्रॉम दी सी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई गेस आपको डिस्टेंस फ्रॉम दी सी समझ में आ गया होगा, यही पढ़ना था इसमें हमें। चलो नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई भाई हमारी। क्या आ गया है हमारा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? भाई याद रखो, मेडिटेरियन सी से जो हवाएं चलती हैं और कहाँ जाती हैं? वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये वेस्ट फ्लोइंग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब वेस्ट फ्लोइंग विंड्स, जो वेस्ट की तरफ चलती है, ऐसी हवाएं जो वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसीलिए इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला गया है। अगर ये हवाएं ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती तो बेटा इन्हें ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बेटा आपकी मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ये शुरू होती हैं, और ये भाई मेडिटेरियन सी से वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करते करते इंडिया में एंटर करती हैं, और इंडिया में क्या लेकर आती हैं बेटा? थोड़ी बहुत बारिश लेकर आती हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए। ये मेडिटेरियन सी से आई, ऐसे वेस्ट की तरफ फ्लो करते 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 इसने इंडिया में क्या ले ली? एंट्री ले ली है। इंडिया में इस तरीके से क्या कर लेती है बेटा? एंट्री ले लेती है। इन्हें कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब वेस्टर्न फ्लोइंग विंड्स, जो वेस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग विंड्स जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी में बेटा यहाँ पर ना जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन लिखी हुई है। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम कोल्ड विंड्स ब्लो इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? इतना याद रखो, बहुत ही ज्यादा कॉमन सी डेफिनेशन आएगी। जेट स्ट्रीम ये होती है बेटा, जो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पर जो क्या करती है? मूव करती है, जो घूमती है, उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। उसे हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। दैट्स इट। तो आई गेस आपको ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं बेटा वो समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि भाई हिमालय किस तरीके से हमारे क्लाइमेट पे फर्क डालता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या इम्पैक्ट है, एल्टीट्यूड का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या इम्पैक्ट है। तो बेसिकली हमने वो सारे फैक्टर्स अब तक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज बेटा, यहां से इस स्लाइड से क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट, या फिर भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के क्लाइमेट को क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट क्यों कहा जाता है। भाई क्यों कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है? बेटा इसलिए कहा जाता है, कुछ चीजें याद रखो, कुछ चीजें याद रखो, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको अब भी समझाती हूँ, मुझे एक सेकेंड दो। देखो इंडिया में ना बेटा हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। भाई एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि बेटा आपका नॉर्थ वाला एरिया, ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, बहुत गर्मी बहुत ठंड भी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। वहीं अगर आप साउथ वाले एरिया को देखोगे तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप उन एरियाज को आप
जितनी हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, जितना नीचे आते रहोगे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। भाई एक एरिया इंडिया का ऐसा भी है जहां पर बहुत बर्फ गिरती है, जैसे कि जो कश्मीर वाला एरिया, जो आपका हिमालयाज वाला एरिया है, वहां पर बहुत बर्फ गिरती है, एक एरिया वो है। और एक साउथ वाला एरिया जहाँ पे कोई बर्फ ही नहीं गिरती। फिर सबसे ज्यादा बारिश पूरे वर्ल्ड में इंडिया के मेघालय के मॉनसून में होती है। और वहीं अगर इंडिया के राजस्थान की बात करें तो वहां पर 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम की बारिश होती है ना। तो इसीलिए बोला गया इंडिया में हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबल है और इसी को बेटा द क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने चैप्टर का एक इत्तू सा पार्ट जो है, एक टाइनी सा पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम जो भी आपने पढ़ाया है ये तो बिल्कुल ही वन लाइनर है, ये तो बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में है ना, ये जो भी आपने पढ़ाया है मैम ये तो बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में। तो आपको बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये तो मैम आपको समझाने के लिए लिख के लाती है, राइट। आपको लॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, उसके लॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ से उन्हें बहुत ईजीली देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गए, ये आ गए आपके सिंपल सी बात है, सारे के सारे वो पॉइंट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ उनका एक लॉन्ग वर्जन जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो टॉपिक है आपका सीजन इन इंडिया। अब मैम इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं, बोलो मैम। ऑटम होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है और समर होता है, यही सीजन्स होते हैं इंडिया के। लेकिन इस चैप्टर में हमें थोड़े से अलग सीजन भी पढ़नी है बेटा। देखो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको पढ़ना है पहला सीजन बेटा हॉट ड्राई सीजन। ठीक है, पहला कौन सा है आपका, हॉट ड्राई सीजन, जो कि बेटा मार्च टू मई तक होता है। सेकेंड वन इज रेनी सीजन, है ना, रेनी सीजन, छम छम छम, है ना, या बरसो रे मेघा मेघा, हाँ वही वाला है, वही वाला है ये रेनी सीजन। उसके बाद भाई रीट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून, भैया जो मॉनसून हवाएं हैं वो वापस भी तो जाएंगी, तो वो होता है बेटा आपका रीट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। अक्टूबर टू फेब अगर मॉनसून आया है तो मॉनसून वापस भी तो जाएगा, है ना। और लास्ट आता है जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से मैम ने जैकेट पहनी है बेटा, कोल्ड विंटर सीजन। ठीक है, जो कि आपका दिसंबर टू फेब आता है, या ठीक है दिसंबर टू फेब। चलो, तो आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करने वाले हैं हॉट ड्राई सीजन की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, हॉट ड्राई सीजन की। इन्हें भी बेटा मैं शॉर्ट पॉइंट से ही बताऊंगी, क्योंकि चारों सीजन में बहुत सारा आप कह सकते हो डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, तो मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में समझा रही हूँ, बट प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन भाई जो हैंड रिटन नोट्स भी है तो इसके भी जो लॉन्ग पॉइंट्स हैं वो उसी तरीके से अवेलेबल आपको पीपीटी में ही हो जाएंगे जब आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा हॉट ड्राई सीजन की। क्या होता है ये हॉट ड्राई सीजन, ये समझाती हूँ, बस एक सेकेंड दो मुझे, बस एक सेकेंड दो मुझे। चलो, सिंपल सी एक बात है, हॉट ड्राई सीजन के अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं कि भाई हॉट ड्राई जो सीजन है मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला सीजन है, गर्मियों की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन कैसी होगी, भाई ड्यूरिंग समर सनशाइन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई ये बोला गया है कि समर के टाइम पर, क्या बोला गया है कि समर के टाइम पे जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सर पे होता है। भाई क्या बोल रहे हो मैम, एक बार जरा समझा ही देते। चलो चलो बता देते हैं, बता देते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं हम, अभी बता देते हैं। देखो ये है आपका सन, ठीक है, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, ये आपका है बेटा 0 डिग्री पे इक्वेटर, ज्यादा ही मोटा हो गया अब, ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री पे क्या, इक्वेटर। ठीक है, ये आपका 23.5 आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 आ जाएगा आर्टिक। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर भी
23.5 साउथ, फिर 66.5, ठीक है। या इनको नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इनको नहीं लिखो अभी डिग्रीज को, ये जानो बस 0 डिग्री पे इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्टिक, फिर कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक, ठीक है। तो आई गेस इतना आपको यहाँ पर अभी तक दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अभी ये पूरे अर्थ की बात हो रही है, पूरे अर्थ की बात हो रही है। तो बोला गया है जो सन से क्या आती है, हीट आती है, वो सबसे ज्यादा आपकी इक्वेटर पे आती है। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि सबसे ज्यादा वो इक्वेटर पे आती है, ठीक है। फिर इक्वेटर के बाद वो सबसे ज्यादा वो ये इस एरिया में आती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ठीक है, ये यहाँ तो इस एरिया में आती है। तो जो ये वाला एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी आपकी इक्वेटर के एरिया के आसपास होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपकी गर्मी है वो इस वाले एरिया में होती है, इस वाले एरिया में होती है। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, इस वाले एरिया में आपकी सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और इस वाले एरिया को ही बेटा क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को ही बेटा क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, या फिर बेटा हीट सरप्लस एरिया, या फिर बेटा हीट सरप्लस एरिया, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमने पूरी अर्थ की बात की। लेकिन अगर मैं वहीं अब बात करूं इंडिया की, अगर अब मैं वहीं बात करूं आपके इंडिया की, ये है इंडिया, अरे नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये है इंडिया, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, ये है आपका सन, सूरज को कलर कर देते हैं ना, ये है आपका सन। इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर, या इंडिया छोड़ो, इंडिया से नहीं समझते, वही समझते हैं आपका कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। मैंने आपको बोला कि जो सबसे ज्यादा हीट आ रही है वो किस एरिया में आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है। अब जो आपका इंडिया है, ये वाली जो लाइन है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब जो आपका इंडिया है वो कहाँ है, इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो गर्मियां हैं, गर्मियों के टाइम पे सबसे ज्यादा जो हीट है बेटा इंडिया पे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पे पड़ती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सूरज होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है भाई, सन एकदम सूरज के ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इस पॉइंट को क्या मैंने ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी हीट है इस टाइम पर वो इस वाले एरिया पे पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में बेटा मार्च टू मई समर सीजन रहता है, ठीक है। तो आई गेस यहां तक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड बोल रहा है लो प्रेशर क्रिएटेड ऑन लैंड, हाई प्रेशर ऑन सी। भाई मैम ये लो प्रेशर क्या होता है, और मैम ये हाई प्रेशर क्या होता है, ये नहीं समझ में आया मैम,
इसको जरा से समझा दो कि भाई मैम व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रेशर और व्हाट डू यू मीन बाय हाई प्रेशर। चलो मैं आपको अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर बताती हूँ। लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, देखो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है आपको मेरी ये बात। ये है आपकी जमीन, इतना याद रखना, ये है आपका लैंड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका लैंड, लैंड है ये आपका, ठीक है मैम लैंड है, समझ गए। ये है आपका सन, ये क्या है, ये है आपका सन। अब बात क्या है, बात ये है कि सन से लैंड पे क्या आ रही है बेटा, रेज आ रही है। सन की जो रेज लैंड पे आ रही है, इससे क्या हो रहा है, जो ये लैंड है वो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म है, हीट हो रहा है ना ये जो लैंड है, हाँ मैम ये हीट हो रहा है। अब जो लैंड के ऊपर हवाएं हैं, जो इस जमीन के ऊपर हवाएं हैं, यहाँ पर ये जो हवा है वो गर्म होगी, वार्म होगी। वार्म होने के बाद हमेशा याद रखना कि जब भी विंड वार्म होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। ये ऊपर उठी इस तरीके से, ये वार्म है, ये आपकी वार्म एयर है, वार्म एयर है। लेकिन जब ये ऊपर आसमान में पहुंचती है तो वहां के टेम्परेचर से ये हो जाती है कूल में कन्वर्ट, ये हो जाती है कूल में कन्वर्ट, ठीक है, ये हो जाती है कूल में कन्वर्ट, और ये फिर वापस इस तरीके से लैंड पे आती है, ये फिर वापस इस तरीके से लैंड पे आती है, ठीक है। और याद रखना जो ये कूल एयर होती है, जो ये ठंडी हवाएं होती हैं, ये हमेशा बेटा क्या बनाती हैं, हाई प्रेशर बनाती हैं, ठीक है। ये हमेशा हाई प्रेशर बनाती हैं, ये इस तरीके से आती हैं जमीन पे और फिर वापस इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। ये आपका 9th 10th में भी कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। तो मेरी एक बात याद रखना बेटा, जब जहां पर ज्यादा हीट होगी वहां पर आपका बनेगा लो प्रेशर, वहां पर आपका बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। और जो ये कूल एयर है, जहां पर ये ठंडी हवाएं होंगी, वहां पर ये हमेशा बनाएंगी हाई प्रेशर, ठीक है, एचपी, हाई प्रेशर। आई गेस आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है लो प्रेशर, क्या होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहीं पे यही चीज यहां पर आपको बताई गई है, यहां पर आपको यही चीज बताई गई थी। मुझे एक सेकंड दो, एक मैप चाहिए रहेगा, हाँ ये रहा ना, इसी को ले आते हैं, खाली है ना ये, चलो इसमें एक बार समझाती हूं मैं आपको। यही चीज यहां पर बोली गई है, क्या मैम, ठीक है, ध्यान से देखना जो चीज मैंने यहां पर बोली, अब मैं इसी को यहां पर आपको बताऊंगी कि जो आपका ये वाला एरिया है भाई, जिसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे डिवाइड करके जाता है, ठीक है। तो जो आपका ये इनलैंड एरिया है, जो ये आपका इनलैंड एरिया है जहां पर समर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहां पर इस इनलैंड एरिया में बेटा क्रिएट होता है आपका लो प्रेशर। यहां पर क्या क्रिएट होता है आपका, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और वहीं जो ये आपका सी के आसपास का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका अरेबियन सी, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल, तो जो आपका ये वाला एरिया है बेटा, जो ये विंड्स भी आती हैं, ठीक है, जो ये विंड्स भी आती है यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था कि अरेबियन सी से जो ये विंड्स भी आती हैं बेटा, ये यहाँ पर बनता है आपका हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ठंडी हवाएं आती है अरेबियन सी से, यहां पर बनता है आपका हाई प्रेशर। और याद रखना हमेशा, जब भी विंड फ्लो करेगी, जब भी विंड जो है वो मूव करेगी बेटा, तो जो भी विंड्स हैं, जो भी विंड्स हैं आपकी, वो बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। तो आई गेस यहां पर आपको हॉट एंड ड्राई सीजन में ये सारे पॉइंट क्या हो गए होंगे बच्चा, ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे।
कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आई होगी। मैंने आपको इजीली समझा दिया कहाँ पे लो प्रेशर बनता है, कहाँ पर बनता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, जहां पर ज्यादा हीट होगी वहां पर क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर बनेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट बोला है, गर्मियों में बेटा जो आंधी चलती है या जो गर्मियों में तेज हवाएं चलती हैं, उन्हें जो ये गर्म हवाएं चलती है इन्हें बेटा लू कहा जाता है। जो ये लोकल विंड्स होती है इन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और आगे बोला गया है कि हॉट ड्राई सीजन में हमें देखने को मिलेगा कि भाई राजस्थान जैसे एरिया में टेम्परेचर चला जाता है 45 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही जो कोस्टल रीजन है यानी कि जो समुद्र के आसपास के एरिया है, स्टेट्स है, वहां पर टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आई गेस आपको हॉट ड्राई सीजन का टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन, कहां पर लो प्रेशर होगा कहां पर हाई प्रेशर, मैंने आपको बता दिया। जो आपका नदन पार्ट है वहां पर लो प्रेशर होगा, जो आपका सदन पार्ट है वहां पर हाई प्रेशर होगा। हीट से बता दिया कैसे, जो हीट वाला एरिया है वहां पर होगा आपका बेटा लो प्रेशर, ठीक है। और जो आपका कोस्टल रीजन के आसपास का एरिया है वहां पर बनेगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हॉट सीजन में जो स्टॉर्म्स चलते हैं, जो हवाएं तेज चलती हैं, उन्हें हम लू कहते हैं। और फोर्थ वन इज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है टेम्परेचर में कि राजस्थान जैसे एरिया में गर्मियों में 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहीं अगर मैं कोस्टल रीजन की बात करूं तो वहां पर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये चीज आई गेस आपको हॉट एंड ड्राई सीजन पूरा यहाँ पर क्लियर अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड सीजन पे। सेकंड सीजन है बेटा आपका रेनी सीजन, ठीक है, और जिसे हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी। जो बेटा आपका रेनी सीजन है वो बेटा सबसे पहले जो ये साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स है, जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है बेटा, ये सबसे पहले केरला में आती है, यानी कि 1 जून के आसपास ये केरला पे आ जाती है, टकराती है। सबसे पहली जो बारिश होती है वो केरला में ही होती है और यहीं से माना जाता है कि भाई मॉनसून की शुरुआत हो गई। इसे ही बोला जाता है ओरिजिन ऑफ मॉनसून, कि यहाँ से मॉनसून की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लो प्रेशर अट्रैक्टेड विंड्स बाय सदर्न हेमिस्फीयर, कि भाई जो लो प्रेशर होता है वो खाली होता है। यार जब लो प्रेशर है, जमीन खाली है, जो एक आप सोफे पे बैठे प्रेशर लगा, बैठ गए सोफे पे, अब क्या हुआ, वो विंड वहीं की वहीं रह गई, ठीक है। अब जैसे आप उठे वो विंड ऊपर उड़ गई, राइट। तो यही बोला गया है कि जो लो प्रेशर जहां पर होता है वो एरिया जो भैया वो विंड्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो लो खाली हो गया ना, वो लो प्रेशर बना, वार्म एयर ऊपर उड़ी, फिर कूल हुई, फिर हाई प्रेशर बन गया तो नीचे आई, फिर ऐसे फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चलता रहता है, जो मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। तो यही बोला गया है जो ये लो प्रेशर है वो अट्रैक्ट करता है विंड्स को। After crossing equator, deflect right and blow toward mainland of India, southwest monsoon. साउथ वेस्ट मानसून को विंड जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, एक होती है अरेबियन ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मैम ये तीनों पॉइंट क्या बोल दिए, मैम कुछ नहीं समझ आया, यही लग रहा होगा कि मैम कुछ नहीं समझ आया। ये तीनों पॉइंट जो आपने बोल दिए, ये तीनों पॉइंट हमें समझा दो। देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात करूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, मैंने यहाँ पर ही एक चीज बताई आपको कि अरेबियन सी से ये हवा आती है। लेकिन मैम अरेबियन सी से जो ये आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि जो मैम ये साउथ वेस्टर्न विंड्स आ रही हैं, जो ये अरेबियन सी से आप कह रहे हो हवाएं आ रही हैं, वो एक्चुअल में आ कहाँ से रही है। तो इसके लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको सिंपल सी बात है ये सेकेंड पॉइंट समझना है, अगर ये सेकंड पॉइंट पूरा समझना है तो इसके लिए आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझनी पड़ेगी। क्या चीज, आओ मैं आपको अब अच्छे से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझा देती हूँ। ये मैंने फिर से बनाया है 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पूरा अर्थ का डायग्राम, ये है अपना सन। अब यहाँ पर एक चीज बेटा बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मैंने आपको बोला था सन की जो रेज है, सन की जो रेज है वो सबसे ज्यादा हीट देती है बेटा इक्वेटर पे। देखो कम उसे ट्रेवल भी उसे कम करना पड़ रहा है,
सूरज की जो रेज है उसे ट्रेवल भी कम करना पड़ रहा है, वो डायरेक्टली किस पे आ रही है बेटा, आपकी डायरेक्टली वो इक्वेटर पे आ रही है। तो इतनी बात मेरी मानोगे, मैंने आपको वैसे ही बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा हीट पड़ेगी, जो एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर लो प्रेशर बनेगा। मानते हो ना मेरी ये बात, मानते हो ना मेरी ये बात। तो भाई इक्वेटर पे सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले इक्वेटर पे क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा आपका, यहां पर आपका इक्वेटर पे क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर का एरिया। ठीक है, यहां पर बनेगा आपका लो प्रेशर का एरिया, लो प्रेशर एरिया बनेगा यहाँ पे। ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मेरी इतनी तो बात मानोगे कि यार जब सबसे ज्यादा हीट इक्वेटर पे आ रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इक्वेटर के इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पर तो थोड़ी कम आ रही होगी, थोड़ी कम आ रही होगी ना, सिंपल सी बात है। जब सबसे ज्यादा गर्म एरिया आपका इक्वेटर है, तो उससे हल्का सा तो कम गर्म होगा ना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल। तो जब हल्का सा कम गर्म है, तो बेटा यहां पर बनेगा आपका हाई प्रेशर। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका हाई प्रेशर। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहां पे भी क्या बनेगा आपका हाई प्रेशर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी। ठीक है, ठीक है। अब जो सन की रेज है उसे यहां पोल पे आने पे, देखो मेरी बात, ये भी आपका 90 डिग्री साउथ पोल है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ पोल, और यहां पर होता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। अब इतना तो मानोगे कि जब सन की रेस को ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे ट्रेवल करने में, यानी कि पोल पे, नॉर्थ पोल पे ट्रेवल करने में, ठीक है, और साउथ पोल दोनों पे ट्रेवल करने पर उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पर कम गर्मी आएगी, यहां पर कम गर्मी आएगी। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में भाई जो ये अंटार्कटिक सर्कल है, और जो ये आपका आर्टिक सर्कल है, वहां पर सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, वहां पर जल्दी आएगी हीट। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो आपका 90 डिग्री चाहे नॉर्थ पोल वाला एरिया, चाहे 90 डिग्री साउथ पोल वाला एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हीट को पहुंचने में ज्यादा, हीट को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हीट को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतना भी मानते हो कि ये तो कम ठंडी होगी, तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, यहां पर बनेगा फिर से लो प्रेशर, और भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा फिर से क्या आपका लो प्रेशर, यहां पर भी क्या बनेगा आपका लो प्रेशर, फिर यहां पर बनेगा हाई। ठीक है, क्योंकि यहां पर देर में आएगी हीट, और यहां पर भी क्या बनेगा हाई, 90 डिग्री पोल पे भी क्या बनेगा हाई प्रेशर। तो आई गेस इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पर हीट ज्यादा वहां पर लो प्रेशर एरिया, जहां पर हीट थोड़ी थोड़ी कम वहां पर आपका हाई प्रेशर एरिया। तो आई गेस आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझने की और जरूरत है कि मैम ये तो ठीक है, बट जो ये हीट है, जो ये सन की हीट है, वो ट्रेवल कैसे करती है, वो जो हीट है वो ट्रेवल कैसे करती है। ट्रेवल बेटा दो तरीके से करती है, एक तो विंड या एयर, दूसरा ओशन करंट, जो समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं होती हैं। ठीक है, तो इन दो फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पर, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि विंड जो है वो हमेशा कैसे मूव करेगी बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। बताई मैंने ये बात आपको कि भाई जो विंड है वो हमेशा कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। करेगी, करेगी, हाँ मैम करेगी। तो अब ये यहाँ पर किस तरीके से मूव करेगी, अब ये यहाँ पर किस तरीके से मूव करेगी, ये बता दो मुझे कोई, ये बता दो मुझे कोई। अब ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ पर किस तरीके से मूव करेगी, देखो एक सेकेंड, यहां पर बन रहा है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है हाई प्रेशर,
ठीक है, तो ये आएगी ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। फिर यहां पर मूव करेगी ऐसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से जो विंड है आपकी वो ट्रेवल करेगी। मैं 1 सेकंड के लिए साइड हुई हूँ, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो गई हूँ। ठीक है, अच्छा ऊपर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर, ठीक है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड इस तरीके से करती है मूव, ठीक है, विंड इस तरीके से मूव करती है। ध्यान से यहाँ पर देख लो, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, क्या मैम, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर तो नहीं बना रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर तो नहीं बना रही हूं। कुछ इस तरीके से ठीक है होता है आपका इंडिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है भाई आपका इंडिया। सॉरी, प्रॉपर नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ ये किस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है आपका इंडिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मैं बना नहीं पा रही हूँ, पर कुछ इस तरीके का ही दिखता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट में है इंडिया। तो मैंने आपको यही बोला था कि जो विंड है बेटा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है, इंडिया है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब यहाँ पर इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट और समझने की देर है इसमें, एक कॉन्सेप्ट और समझने की बारी है। क्या कॉन्सेप्ट समझने की बारी है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट समझने की बारी है? एक है बेटा आपकी कोरियोलिस फोर्स, जिसे आप फेरेल्स लॉ के नाम से भी जानते हो। उसमें क्या बोला है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, जो क्या बोला गया है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर जो विंड की मूविंग डायरेक्शन होगी, जो विंड की मूविंग डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्या होगी कि वो राइट की तरफ डिक्लेक्ट होगी। वो किसकी तरफ डिलेक्ट होगी, वो राइट की तरफ मूव करेगी। क्या बोला गया है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट की तरफ मूव करेगी। और ऐसे ही बोला गया है जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड है वो बेटा ऐसे विंड जा रही है तो वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। और नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे विंड जा रही है तो वो डिलेक्ट होकर ऐसे जाएगी, राइट में जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताते हो, अब मैं बताती हूँ कैसे जाएगी विंड। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ऑरेंज नहीं लेते, कोई और कलर हमें लेना पड़ेगा। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, ग्रीन से तो लिखा ही है, दिखेगा यहाँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी बेसिकली कि कैसे हवा ट्रेवल करेगी, कैसे हवा ट्रेवल कर रही है। देखो ऐसे ट्रेवल करेगी, ये जा रही है आपकी, ठीक है। ओ विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, नदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है ना, नदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो ये इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से चलेगी, ठीक है, राइट की तरफ, राइट की तरफ। किस तरीके से विंड जा रही है तो ये कैसे होगी, राइट की तरफ मूव करेगी, राइट की तरफ ये मूव कर रही है, राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। कैसे मूव कर रही है, राइट की तरफ कर रही है, राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ, जो भी विंड आ रही है राइट की तरफ। अब जो ये साउथ वाला पार्ट होगा इंडिया का, ठीक है, तो मतलब आपको बस इतना याद रखना है बेसिकली, ये आप मूविंग डायरेक्शन बना लेना। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो विंड इंडिया में नॉर्थ की
नॉर्थ एरिया में चल रही है वो राइट की तरफ जाएगी और जो साउथ में चल रही है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो यही यहाँ पर इस पॉइंट में आपको बोला गया था, जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, ये इक्वेटर को उसने क्रॉस किया, ठीक है, विंड्स ने इक्वेटर को क्रॉस किया और कैसे भाई, ब्लो टुवर्ड मेनलैंड ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला गया है साउथ वेस्ट विंड। इन्हीं को क्या बोला गया है आपका, साउथ वेस्ट विंड बोला गया है। कैसे बोला गया है साउथ वेस्ट विंड, अब देखो यहां पर ध्यान से, अब बहुत प्यार से यहां पर समझना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से यहां पर समझना जो भी मैं समझाना चाह रही हूं आपको। ठीक है, जो भी मैं आपको यहां पर समझाना चाह रही हूं, अब वो ध्यान से समझना। इक्वेटर से मूव करती हुई जो विंड है, इक्वेटर से मूव करती हुई जो विंड है, अरेबियन सी है, वो मूव हुई, इक्वेटर से मूव हुई, राइट की तरफ हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये साउथ वेस्ट जो विंड्स है, साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स वो आती हैं और फिर इस तरीके से राइट में मूव कर जाती हैं। ठीक है, यस, दैट्स इट। ये समझाने की मैं आपको पिछले 15 या 20 मिनट से कोशिश कर रही थी। ये था बेसिकली आपका वो सेकंड पॉइंट, ये था बेसिकली आपका वो सेकंड पॉइंट। तो आई गेस आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसमें लास्ट थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को बेटा दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक अरेबियन ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बस ये पढ़ लेते हैं, फिर आपका रेनी सीजन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ यहां तक पढ़ लिया है। अब है आपकी दो ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले हम अरेबियन सी ब्रांच को पढ़ते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून है, इससे मेरा मतलब जो SW लिखा हुआ है यहाँ पर साउथ वेस्ट है इससे मतलब, और साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो अरेबियन सी से ट्रेवल करके आ रही है इंडिया। अभी बताया है, पूरा हाई प्रेशर लो प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। एक बारी में देखने से समझना है, 2-3 बार पीछे कर करके देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो, क्या बोला गया है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो केरला में आते हैं सबसे पहले 1 जून को। यहाँ पर हैवी रेनफॉल जो वेस्टर्न घाट का, WG का मतलब यहाँ पर क्या है, WG का मतलब यहाँ पर है बेटा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, ज्योग्राफिकल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसकी वीडियो डल चुकी है, उसमें वेस्टर्न घाट पता होता है क्या है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहां पर बेटा हैवी रेनफॉल देती है ये अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, दक्कन के प्लेट्यू में लेस रेनफॉल, दक्कन के प्लेट्यू तक जब ये हवाएं पहुंचती हैं तो वहां पर ये कम रेनफॉल देती है। वो भी, इसका भी रीजन ये है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे ये जो विंड्स हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, रेनफॉल डिक्रीज होता जाता है, बारिश कम होती चली जाती है। मुंबई में विंडवर्ड साइड है, पुणे में आपकी लीवर्ड साइड है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि अरावली हिल्स तक जब तक ये हवाएं पहुंचती हैं तब तक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बारिश है वो कर चुकी होती हैं। तो जब तक ये अरावली रेंज तक पहुंचती हैं तो ये बिल्कुल थोड़ी सी ही बारिश वहां पर करती हैं। कैसे, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये अरेबियन सी से क्या लिया, अरेबियन सी से उठी, इस तरफ मूव किया, अरावली, ये अरावली आया, यहां तक पहुंचने पे बारिश कम हो जाती है, लेकिन तब तक ये इस एरिया में बारिश बहुत अच्छे से करती हुई जाती है, अरेबियन सी से मॉइस्चर लेती है। ऐसी जो आपकी क्या बोला गया है, ऐसी जो आपकी कौन सी विंड्स है, ये रही बे ऑफ बंगाल ब्रांच है बेटा, ये नॉर्थ, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स होती हैं। ठीक है, जो बेटा बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती है, म्यांमार की तरफ ये जाती है, अराकन हिल से अपनी डायरेक्शन को, अराकन हिल्स होती हैं आगे नहीं जा पाती, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। गारो खासी जो आपकी गारो खांसी और जांतिया हिल है वहां पर टकराती है, वहां से मूव होते होते ये मानसून राम पहुंचती है, मानसून राम पहुंचती है, वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ठीक है, फिर ये हिमालय से आगे नहीं जा पाती, तो बेटा ये यूपी हरियाणा पंजाब में क्या करती हैं, अरे अब मैं समझाती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये ऐसे अरेबियन सी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। नहीं आया तो अब समझना, ठीक है, नहीं आया तो अब समझना। ये देखो क्या बोला गया है, अरेबियन सी से ये विंड्स आई, ठीक है, ये विंड्स आई इस तरीके से मूव हुई, ये है आपकी अरावली। जब तक अरावली पहुंचती है बहुत कम बारिश देती है, इस एरिया में पूरी बारिश हो जाती है, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया पूरी। अब बे ऑफ बंगाल से जो हवा निकलती है, जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर निकलती हैं, ये इस तरीके से हमारे इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, इस तरीके से खारो जानती है हील से टकराती हुई हमारी इंडिया में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका हिमालय, यहाँ पर आ जाता है आपका हिमालय, ठीक है। तो अब ये हिमालय को तो पार कर नहीं पाती, नहीं कर पाएगी ना, नहीं मैम नहीं कर पाएगी, हिमालय को तो नहीं पार कर पाती है। तो फिर ये क्या करती हैं, ये भी इसी तरफ मूव हो जाती हैं और क्या होता है, अरेबियन सी से जो विंड्स आती है उसके साथ मर्ज हो जाती हैं। अब ये विंड्स आपस में क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई है, बे ऑफ बंगाल वाली भी और अरेबियन सी वाली भी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा जो आपका ये वाला एरिया होता है, इसीलिए जो आपका ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर बेटा बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। जो दिल्ली है बेटा, वहां पर बेटा आपको यकीन नहीं होगा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों की ब्रांचेस को, दोनों ब्रांचेस जो मर्ज होती है ना, उसका रेनफॉल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई गेस आपको ये तीनों अरेबियन सी ब्रांच क्या है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है, ये भी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि अरेबियन सी से उठती है तो ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल से होती हुई कहाँ जाती है, और एंड में दोनों ही मर्ज हो जाती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हिमालय को क्रॉस ही नहीं कर पाती। तो दोनों एक ही जगह, जो यूपी बिहार पंजाब वाला एरिया है, वहीं पे मर्ज हो जाती है और वहीं पे हैवी रेनफॉल कर देती है, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस आपको मॉनसून वाला पूरा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी जो दिक्कत परेशानी है वो यहाँ तक आपको नहीं आई होगी। अब जितना भी मैंने बताया उसके प्रॉपर लॉन्ग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने समझा दिए हैं आपको, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच की भी प्रॉपर पॉइंट्स है, मैंने तो शॉर्ट पॉइंट बताए थे, ठीक है। तो ये है, देखो ये एरिया है, जो विंड्स आती हैं वो इस तरीके से इस वाले एरिया को क्रॉस नहीं कर पाती और सिर्फ इस तरफ बारिश हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। यस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ गई, सब कुछ यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। आपका थर्ड सीजन यहाँ पर आ जाता है, तीसरा सीजन जो है वो यहां पर आ जाता है। थर्ड सीजन क्या कह रहा है आपका, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है विड्रॉल ऑफ मॉनसून। अब जो ये मॉनसून विंड्स आई, अरेबियन सी से भी आ रही है, बे ऑफ बंगाल से भी आ रही है, तो बेटा ये वापस भी तो जाएंगी, ये वापस भी तो जाएंगी, इन्हें वापस भी तो जाना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं मॉनसून आया था मॉनसून चला गया, बोलते हैं ना कि भाई मॉनसून आया था और मॉनसून चला गया। तो इसी को बोला गया है बेटा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, या फिर विड्रॉल ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून का वापस जाना। ये अक्टूबर टू नवंबर वाले एरिया में होता है, सॉरी टाइम ऑफ पीरियड में होता है, अक्टूबर टू नवंबर वाले टाइम ऑफ पीरियड में होता है। पहला पॉइंट है लैंड पर, यहाँ पर तब इस टाइम पर हाई प्रेशर बनता है और सी के आसपास लो प्रेशर बनता है। क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि अब वो जो मॉनसून विंड्स जो मॉइस्चर लेकर आ रही थी पहले, अब वो वापस जा रही हैं, अब वो लैंड को क्लियर करते हुए जा रही हैं, ठीक है। तो लैंड वाले एरिया पर इस टाइम पर बेटा हाई प्रेशर बनता है और सी वाले एरिया पर लो प्रेशर बनता है। विड्रॉल अलोंग सेम पाथ फ्रॉम वेयर दे केम, सिंपल सी बात है, जिस रास्ते से ये मॉनसून विंड्स आती हैं उसी रास्ते से धीरे धीरे ये क्या करती हैं बेटा, वापस जाती हैं। वापस जाते वक्त ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती हैं और थोड़ा बहुत जो रेनफॉल है वो विंटर मॉनसून के नाम पर तमिलनाडु में कर जाती हैं। कैसे, आओ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, आओ यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखो। अब ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये वापस जा रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वापस जाती हैं, बे ऑफ बंगाल से इस तरीके से वापस जाती हैं, ठीक है। अब जब ये वापस जा रही होती है ना बेटा, सेम रास्ते से वापस जा रही है, ऐसे आई थी और ऐसे ही वापस जा रही है, तो जब ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रही होती है तो ये बे ऑफ बंगाल से क्या ले लेती है बेटा, बे ऑफ बंगाल यहां से ये ले लेती है मॉइस्चर,
यहाँ से क्या ले लेती हैं, ये मॉइस्चर ले लेती हैं और जाते जाते जो ये तमिलनाडु वाला ये एरिया है यहाँ पर क्या करती हैं बेटा, बारिश कर देती है। यहाँ पर क्या कर देती है, बारिश कर देती है। तो बस साउथ वेस्ट मॉनसून में आपको इतना ही यहाँ पर जानना था कि किस तरीके से मॉनसून वापस जाता है और वापस जाते जाते ये क्या करता है बेटा, तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश करके जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये विंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जा रही होती है तो ये सी से क्या ले लेती है, मॉइस्चर ले लेती है। अब नमी जब ली है तो कहीं पे तो मॉइस्चर, बारिश कहीं पे तो होगी ना आपकी, तो ये जाते जाते जब तमिलनाडु कोस्ट से गुजरती है तो वहां पर ये थोड़ी बहुत क्या कर देती है, बारिश कर देती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया है, ठीक है। तो आई गेस ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा इसका लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे फोर्थ सीजन पर, जो है कोल्ड ड्राई सीजन। फोर्थ वन इज कोल्ड ड्राई सीजन। आई गेस आपको 3 सीजन जो मैंने आपको बताया क्लियर हो गए होंगे। पहले हॉट एंड ड्राई पढ़ा, फिर पढ़ा रेनी, जिसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा क्योंकि हमने पूरा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का सिस्टम समझा। थर्ड हमने पढ़ा रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स। भाई ये बहुत इजी था कि जिस रास्ते से मॉनसून विंड्स आती हैं उसी रास्ते से वापस जाती हैं, लेकिन वापस जाते वक्त क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है और तमिलनाडु पर थोड़ी बहुत बारिश करती हुई जाती है। 3 सीजन हमने अब तक पढ़ लिए। फोर्थ सीजन आया है, फोर्थ एंड लास्ट कोल्ड ड्राई सीजन, ठीक है। लास्ट सीजन कौन सा है आपका, कोल्ड ड्राई सीजन। बेटा ये नवंबर टू फेब होता है, जिसे हम विंटर सीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है हमें, इसे हम बेटा विंटर सीजन भी कहते हैं आपका, कि भाई सर्दियां आ गई हैं, विंटर सीजन आ गया है, ठीक है। नवंबर टू फेब के टाइम पर आता है। अगर इस टाइम पर टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो आप देखोगे लो डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। भाई साउथ में उस टाइम पर भी बेटा 25-26 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नॉर्थ में माइनस में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के लिए भाई अगर मैं नॉर्थ की बात करूं टेम्परेचर कंडीशंस की, तो नॉर्थ वाले में भाई हिमाचल प्रदेश जैसा जो एरिया है वहां पर बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जम्मू कश्मीर की बात करूं वहां तो -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में उस टाइम पर भी 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस चल रहा होता है। तो ये टेम्परेचर कंडीशन मैंने आपको बताई सर्दियों के सीजन में बेटा नॉर्थ और साउथ की, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कंडीशन कैसी होती है, प्रेशर कंडीशन बेटा उस समय पर जो सूरज होता है, जो आपका सन होता है, वो बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। बेटा गिव मी अ सेकेंड, बस 1 मिनट। हाँ हाँ आ गई, बस 1 सेकेंड, आ गई हूँ, ठीक है। चलो आओ फटाफट से एक चीज और समझते हैं। अरे ये अर्थ है एक, ये अर्थ है एक, ठीक है। ये सन है, ये सन है आपका, ये अर्थ है और ये अर्थ है। टिल्ट है ना, ये इस तरीके से टिल्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गर्मियों में क्या होता है, जो सन की रेज है, जो सन की रेज है गर्मियों में क्या होता है, वो डायरेक्टली जब हमारी अर्थ मूव कर रही होती है तो वो इक्वेटर और ज्यादातर बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया पर आती है। लेकिन वहीं सर्दियों में मैंने यहाँ पर आपको बोला गया है जो सन की रेज हैं बेटा वो किस पे पड़ती हैं, वो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले एरिया पे, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन पे पड़ती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको अभी समझाया, यही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि जो उस टाइम पर साउथ में गर्मी इसीलिए होती है क्योंकि जो सन की रेज है बेटा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बनता है लैंड वाले एरिया पर, ठीक है, क्योंकि उस समय वहाँ पर गर्मी नहीं होती। विंटर सीजन में जो नॉर्थ वाला पार्ट है आपका इंडिया का, अपर पार्ट है जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, वहां पे ठंड होती है। तो जहां पर ठंड है वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और मैंने आपको बोला कि उस टाइम
विंटर में जो सन की रेज है वो साउथ वाले पार्ट पर ज्यादा होती है, हमारे सदर्न पार्ट पे, सदर्न ट्रॉपिकल जोन पे ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है आपके सी के आसपास एरिया पे, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा सदर्न पार्ट है वो ज्यादा हीट पे होता है। ठीक है, तो ये वहां की प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है। ऑफशोर विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स भी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो फिर जो विंड्स होती है बेटा वो उस टाइम ब्लो करती हैं लो प्रेशर टुवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो इसीलिए इन्हें नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स भी कहा जाता है। तो ये रहे उनके पॉइंट्स, आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी। लास्ट टॉपिक है आपका रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पर रेनफॉल कैसे होता है भाई? दो रेनफॉल के टाइप हमें यहाँ पर पढ़नी है, एक कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु और दूसरा विंटर मॉनसून नॉर्थ वेस्ट। देखो जो कोरोमंडल कोस्ट वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया था, ये बेटा मैच करता है आपका कब, जब मॉनसून की जो विंड है, जो मॉनसून विंड्स आई थी, ठीक है, अब वो वापस जा रही है। अब जब मॉनसून का विड्रॉल हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब वो विंड्स वापस जा रही होती हैं तो वापस जाते वक्त बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती है बेटा, सेम वही वाला पॉइंट आएगा। तो वो जब बे ऑफ बंगाल से पास कर रही होती हैं, गुजर रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल से बेटा मॉइस्चर ले लेती हैं, और जब वो मॉइस्चर ले लेती हैं तो वो बेटा जब कोरोमंडल कोस्ट पे पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, तो बेटा वहां पर ये क्या कर देती है, बारिश कर देती है। एक नागा पॉटिनम जगह है, वहां पर ये तेज बारिश करती है। तो ये रिट्रीटिंग जो हमने मॉनसून पढ़ा था ना, विड्रॉल ऑफ मॉनसून, वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। हाँ, विंटर मॉनसून क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट की हवाएं क्या होती है, ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कौन से बेटा, जो वो मेडिटेरियन सी से जो वेस्ट फ्लोइंग विंड बताई थी ना, जो मेडिटेरियन सी से आती है वेस्ट डिस्टर्बेंसेज, तो जब ये वेस्ट डिस्टर्बेंसेज आती हैं बेटा सी से होते हुए, तो बेटा ये थोड़ी सी बारिश बेटा ये पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में कर देती हैं। ठीक है, तो उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, विंटर मॉनसून या नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट विंड, तो उसको कहते हैं विंटर मॉनसून या नॉर्थ वेस्ट विंड, नॉर्थ वेस्ट रेन। ठीक है, तो ये दोनों हमने रेनफॉल पढ़ लिए हैं ड्यूरिंग विंटर। ये देखो, ये इस तरीके से बता दिया मैंने आपको। चलो, क्लियर हो गया होगा। ये जो जितना भी मैंने बताया था अब तक, यहाँ तक क्या है बेटा, उसके लॉन्ग पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जहाँ हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। उसके बाद रेनफॉल खत्म होने के बाद हम क्लाइमेट वाले पार्ट से क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा भाई क्लाइमेट वाला जो पार्ट है उस पर टिक कर देंगे, वो हमारा खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है एरियाज विद ओवर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वो वाले एरिया पहले हम नॉर्थ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला एरिया, यानी कि इंडिया के नदन साइड की हम पहले बात कर रहे हैं, उन एरिया की जहां पर बेटा 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है। ठीक है, तो कहां कहां पर होती है बेटा, आपकी ईस्टर्न हिमालयस, गारो खासी जानती है हिल्स, लुशाई हिल्स, ठीक है, जिन्हें हम आसम हिल के नाम से भी जानते हैं, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बेटा 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा की बारिश होती है। इनमें सबसे ज्यादा होती है मॉनसून में। ठीक है, जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है। तो इसको तो आपको याद रखने की जरूरत है, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें वो वाले एरियाज जहां पर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, लेकिन सदर्न पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सदर्न पार्ट, इसका मतलब इंडिया का सदर्न पार्ट, तो कहां पर होती है, कोंकण एंड मालाबार कोस्ट पे, यानी कि केरला और महाराष्ट्र और गोवा के बेटा कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है, कहां पर होती है, केरला, महाराष्ट्र और गोवा के कोस्टल प्लेन वाले एरिया पर। ये हमने साउथ की बात करी, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है। अब बेटा वो वाले नदर्न एरियाज जहां पर 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है बेटा, वो है आपके मिडल गंगा वैली, जिसमें आपके बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी वाले एरिया आते हैं। अब वो वाले सदर्न एरियाज जहां पर बेटा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, वो बेटा आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न महाराष्ट्र के जो पार्ट है। और स्टेट की बात करें
तो मध्य प्रदेश और ओडिशा वाले जो स्टेट है वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है साउथ में। अब वो वाले नदर्न एरियाज जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है, ये होता है बेटा अपर गंगा वैली और राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान के कुछ एरिया में, जैसे कि बेटा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर विद शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पर बेटा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है। अब वो वाले सदर्न एरियाज जहां पर बेटा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है, इसमें पूरा दक्कन वाला एरिया होता है, ठीक है, पूरा प्लेट्यू वाला। और स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स। अब वो वाले नदर्न एरियाज बेटा जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, वो हो गया आपका वेस्टर्न राजस्थान, सदर्न पंजाब और कश्मीर के नदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है। और अगर आप सदर्न एरिया की बात करें जहां पर बेटा 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, वो वाला दक्कन का वो वाला रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी एक बात याद रखो, यहाँ पर हमने क्लाइमेट वाला जो पार्ट है वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लाइमेट वाला जो पार्ट है वो क्या कर लिया है बेटा, पूरा कर लिया है। अब जो हमने ये रेनफॉल पढ़ा है, कहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, कहाँ पर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, कहाँ पर 100 से लेकर 150 के बीच होती है, कहाँ पर 200 सेंटीमीटर होती है या 200 से भी ज़्यादा होती है। तो इन आपको थोड़ा ये स्पीडी लग रहा होगा, लेकिन बेटा इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये लर्न करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इम्पॉर्टेंट है और आपको याद करना पड़ेगा। चलो, अब क्लाइमेट वाला यानी कि चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसमें बहुत टाइम लगना ही था, वो करते हैं अब साइड, क्योंकि उफ हो गया ये क्लियर आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना वाली चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम फ्लोरा पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, जिसका नाम है फ्लोरा, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, अब फ्लोरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम फ्लोरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हम फ्लोरा वाला पार्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया। भाई इंडिया एक वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत मतलब रिचेस्ट है वो फ्लोरा में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। चाहे कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, चाहे कैसी भी टोपोग्राफी है, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बेटा बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, किसकी? प्लांट्स की, फ्लावर्स की और प्रॉपर एक वेजिटेशन की। ओवर 10,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सोचो 10,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि वर्ल्ड का अगर बात करें तो वर्ल्ड का प्रॉपर 6% कहाँ पर है? इंडिया में है। फॉरेस्ट बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में और एयर को प्योरीफाई करने में। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है बेटा वो एक ग्रेट सोर्स है टिम्बर का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और फ्यूल का। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। आगे क्या बात बोली गई है? फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट आई 2017 की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या बोला गया इस रिपोर्ट में? 2017 में रिपोर्ट आई, क्या बोला गया कि टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो इंडिया में है, ठीक है, ऐसा एरिया या वो लैंड जो बिल्कुल कवर्ड है फॉरेस्ट से, वो इंडिया के पास जो टोटल एरिया है ना, उसमें से 21% जो एरिया है, 21.53% जो एरिया है बेटा, वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो नेशनल पॉलिसी ने टारगेट किया, क्या टारगेट किया कि भाई हमें इस एरिया को कितना बढ़ाना है, हमें इस एरिया को बढ़ाकर कितना करना है? 33। जो आज 21% लैंड है जो फॉरेस्ट कवर कर रहा है, इसको हमें इंक्रीज करना है। ये हमारा टारगेट है कि हम आने वाले कुछ ईयर्स में क्या कर लें, इसे 21 से 33% तक पहुंचा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि अब पॉपुलेशन इंडिया में इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंडिया वाले कह रहे हैं हम किसी से कम है, हम तो पॉपुलेशन एकदम भैया ऐसी कर देंगे कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं, लोग क्या करेंगे? जंगलों को बेटा साफ करेंगे, फॉरेस्ट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे और वहां पर खेती करेंगे और अपने लिए रहने के लिए घर बनाएंगे। तो यही हो रहा है बेटा कि जो फॉरेस्ट वाला लैंड एरिया है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और बहुत सारे इंडियंस का वो घर बन रहा है, ठीक है। तो भाई ये चीज यहाँ पर बोली गई है।
अब यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको पूरा टोटल फॉरेस्ट कवर दिखाया गया 21% कैसा है बेटा। देखो ये जो 70, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, जो ये 77% एरिया है, ठीक है, ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहां पर यानी कि हम लोग रहते हैं, नॉन फॉरेस्ट एरिया। अब आप ये देखो, ये जो 1.4% है ये स्क्रब लैंड है, ये 9.18% ये ओपन फॉरेस्ट है, ये 9.38% आपको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, और ये 2% वेरी डेंस फॉरेस्ट जो बहुत ही ज्यादा घना जंगल है जिसमें जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पूरा ये 21% का आपको दिखाया गया है किस तरीके से हो रहा है। अब फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमने जाना सोर्स है टिम्बर का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से भाई जो टारगेट है वो 21 से 33% करना तो है, लेकिन जो ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ी से जो बढ़ रही है, इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का लैंड एरिया खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, आएंगे रहने के लिए, घर चाहिए तो जंगलों को साफ करो, वहाँ पर कल्टिवेशन करो, कल्टिवेशन के साथ साथ रहो, यही ऑप्शन बचता। तो ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। भाई नेचुरल वेजिटेशन के टाइप आपको बताने, दो बेसिस पे, दो बेसिस पर, दो टाइप में इन्हें क्या करा हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन रेनफॉल, रेनफॉल के अकॉर्डिंगली, वेरिएशन इन रेनफॉल के अकॉर्डिंग, और दूसरा वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। ठीक है, आओ एक एक करके पहले ए वाला पार्ट पढ़ेंगे फिर बी वाला। वेरिएशन, फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन रेनफॉल। ठीक है, तो इसमें भी बेटा तीन कैटेगरीज है। फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर जिसे हम बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। पिक्चर में आपको दिख रहा है कितना गहरा होता है। ये बेटा उस एरिया में मिलते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर जो बारिश होती है ना बेटा वो 200 सेंटीमीटर से भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर की जहाँ पर बारिश होगी, जहाँ पर टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं। आओ कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से एरियाज में मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या इनके फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उसकी बात करें तो ये एरिया, इन्हें रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं। ये फॉरेस्ट बेटा उन एरियाज में मिलते हैं जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, तो इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइंबर्स, बैम्बू और फर्न्स जैसे आपको ग्राउंड क्लाइंबर्स बैम्बू मिलते हैं। इसके अलावा ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराते, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए तो हैं क्योंकि ये सेम टाइम पर अपनी पत्तियां नहीं शेड करते, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं ये, इसीलिए बेटा यहाँ पर इन फॉरेस्ट में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाया जाता। अगर यहाँ पर बात करें स्पीसीज की तो रोजवुड, सीसम, गुर्जन, टून, बैम्बू, जामुन और कैंस जैसी जो आप कह सकते हो स्पीसीज है वो यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपके ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट। एक बात याद रखना, हर एक फॉरेस्ट, चाहे मैं कितना भी डिटेल में पढ़ा लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, तो लर्न करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हर एक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, क्या क्या है इसके मेन फीचर, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में चाहे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछे, चाहे ट्रॉपिकल डेसिडिशियस के बारे में पूछे, चाहे डेजर्ट वाली वेजिटेशन के बारे में पूछे, टीचर की मर्जी है, किसी के भी बारे में पूछ सकते। अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडिशियस, जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये वहाँ मिलते हैं बेटा जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, जहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज में मिलते हैं बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के चारों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप्स में मिलते हैं, शिवालिक रेंज के आसपास मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास मिलते हैं, और बिहार, यूपी, ओडिशा, एमपी, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पार्ट्स में मिलते हैं। अब इसमें आप स्मार्ट वर्क ये कर सकते हो, इसमें से वो एरियाज बेटा आप क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, वो वाले एरियाज आप निकालो जो भाई जहाँ पर डेसिडिशियस भी मिल रहे हैं, जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिल रहे हैं। इससे आप ये थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा कि आप एग्जाम में सिर्फ कुछ स्टेट याद कर लो और कोई भी आए दोनों में से उसमें लिख सकते हो। आगे की बातें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पर ये 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियों को गिराते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो लीव्स को
जो एक सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए होता है वो उस समय उन्हें नहीं मिल रहा होता, इसीलिए, ठीक है। और इनकी जो टू रिटेन देयर लीव्स बाय अप्रैल में दे लुक ऑलमोस्ट बेयर। फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। जो नॉर्थ टेम्परेट जोन के फॉरेस्ट है वो अपनी लीव्स को बेटा कब शेड करते हैं, ऑटम सीजन के आसपास करते हैं। और यहाँ ये इकोनॉमिकली जो ये ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल टिम्बर हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं ये टिम्बर को, बहुत ही वैल्यूएबल टिम्बर हमें यहाँ से मिलते हैं। अगर यहाँ की स्पीसीज की बात करें तो साल, टीक, महुआ, खैर, पलाश, मैंगो, नीम, जैक फ्रूट, सिमल, ठीक है, ये सारे मिलते हैं। कल्टीवेशन के लिए इनके लार्ज एरियाज को बेटा क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। ये सारी स्पीसीज आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रॉपिकल, फिर आते हैं आपके बेटा थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि डेजर्ट वेजिटेशन वाले। या इनके लिए भी टेम्परेचर बेटा 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आपको अभी तक मैंने जो 2 पढ़ाई और ये जो तीसरी पढ़ा रही हूँ, आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर मोस्टली तीनों में सेम ही है, 25 to 27, 26, 27, 25 to 27। तो आपको टेम्परेचर तो तीनों में कॉमन ही है, तो ये चीज आपको बेस्ट लग गई होगी यहाँ पर, ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो डेजर्ट से ही समझ आ जाएगा यार, 25% से भी कम की जहां बारिश हो वहां पर ये वेजिटेशन मिलते हैं, ठीक है। कौन से एरियाज बेटा, कच्छ, सौराष्ट्र, साउथ वेस्ट, पंजाब, राजस्थान और दक्कन के ड्राई पार्ट्स में मिलते हैं ये, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स ग्रो इन दीज टाइप ऑफ वेजिटेशन आर कॉल्ड जीरोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि इन पे ना कोई पत्ती होती है ना कोई फूल होता है, वेरी थिन लीव्स होती है, लीव्स भी बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। शार्प स्पाइन्स, यानी कि इस पे बहुत तेज और मतलब शार्प कांटे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग रूट्स होती हैं इनकी। यहाँ पर ज़्यादातर बेटा बबूल और कैक्टस जैसे जो प्लांट है वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से पिक्चर आप देख सकते हो, इस तरीके के प्लांट्स आपको मिलते हैं। अब हमने ये फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन इन रेनफॉल। तो ये हमने अभी रेनफॉल वाले पढ़े थे। अब पढ़ेंगे फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन इन रिलीफ, ठीक है। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इसमें आपका माउंटेन फॉरेस्ट बेटा, जिसे मिक्स्ड फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए। कहाँ पर मिलते हैं इस तरीके के फॉरेस्ट, कश्मीर टू असम, ठीक है, इस एरिया में मिलते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है, ये हमने बात करी नॉर्थ में कहाँ मिलते हैं। अब साउथ में ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं बेटा, नीलगिरी से लेके अन्नामलाई हिल्स तक मिलते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बेटा, डेसिडिशियस और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। डेसिडियस कौन से होते हैं बता चुकी हूँ। कॉनिफर बेटा जो ये वाले प्लांट्स होते हैं, ये वाले ट्री आपने देखे होंगे, ठीक है, जो माउंटेन एरिया के आसपास होते हैं, देखिए इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं इस तरीके से, इस तरीके के ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, यहाँ की अगर स्पीसीज की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्प्राउस, केदार, ठीक है, बैम्बू, ओक, पॉलर, वॉलनट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इन पेड़ों से। कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट जो बेटा पहाड़ों के चारों तरफ होते हैं। ये कॉनिफर ट्रीज हैं, इस तरीके से जो बने हुए हैं ना, ये कोन के शेप में, ये कॉनिफर ट्री है। अब लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, इन्हें मैनग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल या लिटोरल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से होते हैं ये, आओ जरा देखें। लिटोरल मीन्स ऑन शोर, ठीक है, फाउंड इन ऑल अराउंड डेल्टाज हैविंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ 26 और 29 डिग्री सेल्सियस। भाई हर तरीके के डेल्टा के चारों तरफ ही आपको मिल जाएंगे जहां पर टेम्परेचर 26 to 29 डिग्री सेल्सियस होगा। हेवी रेनफॉल यहाँ पर चाहिए होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर ये वाले ट्रीज आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में, जहाँ का वाटर बेटा बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा या ब्रैकिश होगा। नेक्स्ट इज कौन कौन से एरियाज में मिलेंगे, सुंदरबन डेल्टा के आसपास मिल जाएंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टा के आसपास मिल जाएंगे, अंडमान आइलैंड के आसपास मिलेंगे, ठीक है। तो भैया ये
इस तरीके से मिलते हैं। इनकी जो रूट्स है बेटा वो वाटर के अंदर मर्ज रहती हैं, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ का फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, गहरा होता है। सुंदर ट्री या सुंदरबन डेल्टा के नाम से यहाँ पर एक ट्री मिलता है जिसे सुंदर ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और उसकी वुड का इस्तेमाल किया जाता है बेटा बोट की बिल्डिंग के लिए। इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि आप बोट की बिल्डिंग के लिए इन वुड्स का इस्तेमाल करते हो, इनका यूज़ करते हो। तो बेसिकली यहाँ हमने ये देखो इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक हमने किस चीज़ को डिस्कस कर लिया बेटा, हर तरीके के फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट और उनके यूजेस, बेटा ये तो आप भी आई गेस लिख सकते हो। जो फॉरेस्ट है वो स्टोर हाउसेज होते हैं टिम्बर का, ठीक है। टिम्बर से बेटा हाउस का फर्नीचर बनता है, फ्यूल, और आप कह सकते हो कि हमें ट्रीज से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, बैम्बू फाइबर मिलते हैं, हर्ब्स मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। तो जो फॉरेस्ट है वहाँ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और उनका हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ पीपल, बिल्कुल, ठीक है। ये सोर्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए सोर्स है इनकम का। रॉ मटेरियल फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि भाई वुड से ही तो पेपर बनता है, पेड़ों से ही तो पेपर बनता है, तो रॉ मटेरियल तो ट्री से मिला ना, बाद में पेपर बना वो इंडस्ट्री में जाके। जो ये फॉरेस्ट है बेटा, ये बर्ड्स का और जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है उनका एक घर है, उनका एक शेल्टर है, ठीक है। तो इनका तो यूज बहुत अच्छे से है। तो ऐसे ही कुछ यूजेस है फॉरेस्ट के कि भाई ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बेटा मेंटेन करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, फ्लड्स को रोकता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, सबसे मेन बात हमें ऑक्सीजन देता है। तो फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है या कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तो हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए। आज हम सांस भी ले पा रहे हैं तो इन फॉरेस्ट की वजह से ले पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है, फॉरेस्ट दे रहा है। फॉरेस्ट ही ना हो तो ऑक्सीजन ना मिले, पेड़ पौधे ना हो तो हमें ऑक्सीजन ही ना मिले, राइट। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमें कितने सारे प्रोडक्ट्स दे रहे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन, है ना। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का घर भी है, बहुत सारे जानवरों का घर है, बहुत सारी बर्ड्स का घर है। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो ऐसे तो रहते हैं ना फॉरेस्ट में, जानवर रहते हैं ना, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कि भाई इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। सिंपल सी बात है, इन फॉरेस्ट को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। जब ये फॉरेस्ट हमारे लिए भी, मैंने आपको बताया ना कि कितना यूजेस है इनका, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप ये सोचो ना कि अगर हम इनका यूज ही अंधाधुन कर रहे हैं, इनको कंजर्व ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे आने के बाद फॉरेस्ट रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये भी अच्छा टॉपिक है आपका। लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, NRSA ने एक रिपोर्ट दी है। उसमें बोला गया कि इंडिया इज लूजिंग अबाउट 1.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर एवरी ईयर। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम टारगेट कर रहे हैं कि 21 से 33% हो जाए फॉरेस्ट कवर लैंड एरिया। अब हमें एक रिपोर्ट दी गई है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने, जिसने हमें ये बताया कि हम हर साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो फॉरेस्ट का है वो खो रहे हैं, ठीक है, वो खो रहे हैं हम। तो ये हमें ये याद दिलाता है कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है हमारी कंट्री की कि हम किसका कंजर्वेशन करें बेटा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करें, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को अब हमें यहाँ पर पढ़ना है। भाई बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है बेटा। प्रिवेंटिव एक्शन ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, भाई वनों की कटाई को रोको, फॉरेस्ट को काटने से रोका जाए। बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसमें बेटा प्रिवेंट डिजीजेज ऑफ ट्री एंड मेक द फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल, है ना। पेड़ों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, उन्हें यूजफुल बनाओ, पेड़ जो है उन्हें बीमारियों से दूर रखो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू प्रोमोटिंग बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट, बाई बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन मिल जाए और इससे हमारे फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। इससे क्या होगा बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने से क्या होगा, जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये जो हमारी एक्सटिंक्ट हो गई, जो बिल्कुल ही गायब हो रहे हैं हमारे, है ना, जो वाइल्ड लाइफ हमारी जो बिल्कुल गायब हो रही है, जो बर्ड सब नाम मात्र की बची हैं, ठीक है, तो उनको गायब होने से रोका जाए, ठीक है, उनको गायब होने से रोका जाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ऐसी बेटा और भी several reserve forest has been declared in राजस्थान, नीलगिरी, कोच्चि, मेघालय। वहां पर ट्रीज को और स्पीसीज दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया है। बोल दिया गया है कि भैया ये जो एरिया है, ये वाला जो फॉरेस्ट है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, ना कोई यहाँ से पेड़ काटेगा, ना यहाँ से कोई हंटिंग होगी। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और जो उसके अंदर रहने वाली वाइल्ड लाइफ है, जो स्पीसीज है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें दिखा रही है। अब प्लांटिंग मोर ट्रीज, भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन बनाए गए जिन्होंने हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इस तरीके के डिपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, और आगे फायर लाइन बना दी गई है। फायर लाइन क्या होती है, ये देखो फायर लाइन क्या होती है, बहुत सिंपल सी एक बात है, बहुत सिंपल सी एक बात है। मान लो अगर पेड़ सिर्फ इस तरीके से हो, जंगल अगर इस तरीके से हो, ठीक है, अभी ड्राइंग पे मत जाना, अगर फॉरेस्ट इस तरीके से हो, मान लो इस पेड़ में आग लग गई तो ये धीरे धीरे पूरे जंगल में ही फैल जाएगी। तो इन लोगों ने फायर लाइन बना दी। फायर लाइन कैसे बना दी, अब फॉरेस्ट में कुछ चीजें क्लीन कर दी। मान लो ये है फॉरेस्ट, तो यहां पर गैप कर दिया, बीच में फायर लाइन बना दी, इतना गैप कर दिया। ठीक है, और फिर इस तरीके से हैं। तो ये जो ये फायर लाइन बनी है, जो ये फायर लाइन बनी है इस तरीके से, जो ये गैप बना दिया गया है बीच में, वो गैप इसलिए बनाया गया है कि अगर कभी फॉरेस्ट में आग भी लग जाए तो सिर्फ इस वाले पार्ट में लगे, सिर्फ इस वाले पार्ट में लगे, वो नीचे यहाँ ना फैले। ठीक है, तो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ये देखो ये है फायर लाइन, ये फायर लाइन है। अब जो पेड़ होंगे इसके बाद इस तरफ होंगे, तो अगर आग लगे तो ठीक है, इस तरफ वाला जंगल अगर बेचारा नष्ट भी हो रहा है तो वो आग आगे स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर दी गई है बेटा, फायर लाइन बना दी गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब सिल्वीकल्चर किया गया है, टिम्बर की फार्मिंग की गई है। इसका मतलब क्या है कि पेड़ों को भैया, बहुत सारे पेड़ों को एक साथ लगा देना, बहुत सारे पेड़ों को बेटा एक साथ लगा देना। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है, जमीन है, लाखों पेड़ों को एक साथ लगाया ताकि जब वो बड़े हो, एक साथ बड़े हो, उनका यूज करना, उसमें से टिम्बर निकाल लो, फिर दोबारा ऐसे ही लगा दो। तो इससे क्या होगा कि भाई ट्रीज कटिंग भी ट्री की पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, और टिम्बर भी मिल जाएगा और फॉरेस्ट बच भी जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी की गई है। इसके अलावा और आपको पता है फॉरेस्ट ट्री डिजीज मोबाइल ऐप, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या किया गया है कि अब ना एक ऐसी मोबाइल ऐप, एक ऐसी ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, एक ऐसी ऐप लॉन्च की गई है जिसमें अगर आप कभी फॉरेस्ट में घूमने जाते हो, आप जंगलों में घूमने जाते हो, तो आपको अगर कोई पेड़ दिखता है कि अरे इस पे फंगस लगा है या ये ट्री बहुत अजीब सा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ तो खराबी लग रही है, तो आप उस ट्री की पिक्चर क्लिक कर सकते हो और उस ऐप पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे तो जो वहां पर बैठे हुए हैं, उस ऐप को मेंटेन करने के लिए जो बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि अरे ये पेड़ जो है इसको तो कोई बीमारी, अब ये जो बीमारी है इस पेड़ को, जो डिजीज है वो बाकी में फैल सकती है, तो वो फटाफट से आते हैं, या तो उस पेड़ को कट करते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी ये चीज चलाई गई है, बहुत अच्छी जो ये चीज है वो चलाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया की वाइल्ड लाइफ। भाई जब इंडिया के पास 10,000 से भी ज्यादा की क्या है, फ्लावरिंग की स्पीसीज है, इतने टाइप के प्लांट्स हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। इंडिया का जो फौना है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो भी बहुत ज़्यादा रिच है। मोर देन 89,000 एनिमल स्पीसीज आपको इंडिया में मिलेगी और 1200 से ज़्यादा तरीके की बर्ड्स आपको इंडिया में मिलेगी, जो पूरी वर्ल्ड का 13% है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मोर देन 89,000 एनिमल स्पीसीज और मोर देन 1200 बर्ड्स, ठीक है, इंडिया में मिलती है, यानी कि 13% ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का 13% इंडिया में मिलता है। 89,000 तरीके के क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं और 1200 से ज़्यादा अलग अलग तरीकों की बर्ड्स मिलती हैं और 2,500 स्पीसीज, 2500 स्पीसीज ऑफ फिश, मछलियों की वो देख लो आप प्रजातियाँ कितनी सारी हैं। इसके ये वर्ल्ड के स्टॉक का 12% हमारे यहाँ है। ऐसे ही बेटा 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी कहाँ मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। अब एलिफेंट इज द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल, ठीक है, एनिमल अमॉन्ग मैमल्स, जो कि बेटा हॉट वेट फॉरेस्ट, आसाम, कर्नाटका और केरला जैसे एरिया में
पाया जाता है। ऐसी बेटा वन हॉर्न्ड राइनोसॉर होता है, ठीक है, जो मार्शी लैंड्स में असम के मार्शी लैंड में पाया जाता है। ऐसी वाइल्ड एस लीव्स होती हैं जो एरिड एरियाज में, रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है। कैमल्स आपको डेजर्ट वाले एरिया में मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भाई ये आपको वेट फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट दोनों जगह मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मिलते हैं आसाम के मार्शी लैंड वाले एरिया में। कैमल्स की बात करें तो डेजर्ट वाले एरिया में आपको, ठीक है, कौन मिलते हैं, कैमल्स मिलते हैं, ठीक है। तो द इंडिया द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयन, ठीक है। इंडिया भाई सिर्फ एक ऐसी अकेली कंट्री थी जहां पर बेटा टाइगर भी मिलते थे, लॉयन भी मिलते थे। और गुजरात के गिर फॉरेस्ट के जो लॉयन है वो काफी ज्यादा फेमस भी थे। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पटागोनिया, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन। लेपर्ड जो कि कैट फैमिली के मेंबर होते हैं, वो बेटा एशियाटिक लॉयंस आर फाउंड ओनली गिर फॉरेस्ट। जो आपके लेपर्ड्स हैं, ठीक है, या जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो आपके सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालयन जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ बेटा इंडिया में जो हिमालयन एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ बेटा कहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, कोल्ड वाले एरिया में, जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड हो। इसमें बेटा याक हो गया, ठीक है, और याक हो गया आपका, ब्लू शिप हो गई, वाइल्ड शिप हो गई, ठीक है, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स हो गया। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगे, ये वाले एनिमल्स आपको उस एरिया में मिलेंगे जहां पर बेटा बहुत 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 ज्यादा क्या होती है, ठंडी पड़ती है, ठीक है। ऐसी बियर, स्नो लेपर्ड, ये सब भी, रेड पांडा, ये सब भी आपको इन्हीं एरियाज में मिलते हैं। हालांकि अब बहुत रेयर हो गया है क्योंकि जो ये रेड पांडा है वो खत्म होने के उस पे है। इस तरीके से आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ऐसी बेटा टर्टल, क्रोकोडाइल्स, ये जो हैं आपके, ये बेटा रिवर, लेक्स और कोस्टल एरिया के आसपास मिलते हैं। ऐसे आपको इंडिया में कलरफुल बर्ड्स दिखती हैं, ठीक है, पीकॉक, ठीक है, पीसेंट, डक और आपकी पीजन वगैरह, ठीक है। इस तरीके की जो बर्ड्स हैं वो भी आपको इंडिया में देखने को मिलती है। लास्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, व्हाई नेसेसरी। वाइल्ड लाइफ को बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये तो मुझे आप आंसर दो। क्यों आपको लगता है कि हमें इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, इसका तो आंसर आप दो मुझे। क्यों लगता है आपको बेटा? सिंपल सी बात है, ये हमारे इकोसिस्टम को, जो हमारा ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है ना, उसमें ये लोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये नहीं बचेंगे ना तो पूरा इम्बैलेंस हो जाएंगी चीजें। जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं वो हंटिंग करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए इन्हें मार देते हैं, ठीक है। कभी कभी इंडस्ट्री से इस तरीके का केमिकल जो एग्जॉस्ट होता है, एसिड डिपॉजिट की वजह से फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ती है जिससे इनका घर छिन जाता है, ठीक है, फिर इन्हें लोग मार देते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ना बेटा वो खत्म होती जा रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो इसीलिए जो इसीलिए इन एनिमल्स को, इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन करोगे 1300 प्लांट की जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड, और 20 स्पीसीज ऐसी हैं जो अब तक ऑलरेडी गायब हो गई हैं। इंडेंजर्ड मतलब कि अभी उन पर खतरा बना हुआ है, और एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ही गायब हो गई, बची नहीं है, ठीक है। ऐसी बेटा एनिमल्स की कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गायब हो गई हैं, जो फेमस थी और अब गायब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया। जब उन्हें प्रोटेक्ट ही नहीं किया जाएगा तो फिर वो कैसे बचेंगी? अब गवर्नमेंट ने इस पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? To protect the flora and fauna, several steps have been taken by the government. हमारी फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक लीगल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है जिसके अकॉर्डिंगली भाई वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है। किससे बचाना है? हंटिंग से, ठीक है, और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से। अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है लीगल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें बोला गया है कि वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग से और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। ऐसी बेटा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया है ताकि उन्हें बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, आई थिंक इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इस्टेब्लिश करे हैं, ये सेटअप किए। क्यों? ताकि इन वाइल्ड लाइफ को, ये फॉरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो 103 नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि प्रिजर्व कर सके हमारी वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्ट कर सके हमारी वाइल्ड लाइफ को। एक एक करके अब हमें नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, एक एक करके आपको अभी दिखाऊंगी, रुको अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले भाई नेशनल पार्क क्या होता है, यहाँ पर हम आ गए थे। नेशनल पार्क क्या होते हैं? एक बड़ा सा लार्ज एरिया, ठीक है, जहां पर बहुत सारा इकोसिस्टम एग्जिस्ट फ्रीली, दे आर नॉट डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑक्यूपेशन। क्या होते हैं नेशनल पार्क? भाई एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर ये लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो ह्यूमन के एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन के ऑक्यूपेशन के दायरे से बाहर होता है, ह्यूमन इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। ये एरिया एक रिजर्व्ड एरिया होता है, जिसको इसलिए बनाया गया ताकि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी को क्या कर सके बेटा, प्रिजर्व कर सके। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, कोई भी कमर्शलाइजेशन यानी कि कोई भी व्यापार, कोई भी ट्रेड प्लांट्स का, वाइल्ड लाइफ का इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, प्लांट को और एनिमल स्पीसीज को यहाँ पर बेटा प्रॉपर अच्छे से रखा जाता है, प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनकी हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। तो ये है नेशनल पार्क। ठीक है, फिर होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेटा नेशनल पार्क की तरह ही होती है ऑलमोस्ट। यहाँ पर स्पेशल केयर उन एनिमल्स की जाती है जो बिल्कुल ही अब खतरे में हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कभी भी खत्म हो सकती हैं, तो उनको एक स्पेशल केयर दी जाती है। बाकी ऑलमोस्ट नेशनल पार्क की तरह ही होता है। फिर आता है बेटा आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे कैलाश संचाला ने इंडिया में फर्स्ट अप्रैल 1973 को बेटा लॉन्च किया था। ये एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर बना हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, आओ हम शॉर्ट पॉइंट से पढ़ लेते हैं, आप फिर ये लॉन्ग पॉइंट्स पढ़ते रहना। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट टाइगर आपका। क्या एम है बेटा प्रोजेक्ट टाइगर के? मेन एम यही है कि भैया टाइगर्स को क्या करना, कंजर्व करके रखना। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्हें संभाल के रखना। ठीक है, टाइगर्स के वैसे भी ज़्यादा नहीं बचे, ठीक है, तो जितने बचे हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, उन्हें ह्यूमन के एक्सप्लॉइटेशन से, ह्यूमन के एलिमिनेशन से बचाना, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ख़त्म होने की कगार पे, तो उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कराना। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा ये एक प्रोटेक्टेड रीजन होता है टेरेस्ट्रियल, मैराइन और कोस्टल इन्वायरमेंट का, जहां पर बेटा प्लांट एंड एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज को क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और आप देखोगे कि मोस्टली हर एक स्टेट में तो है ही। ठीक है, तो ये देखो, ये इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व है, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और सिंपल सी एक बात है, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है मैम? इंडेंजर्ड स्पीसीज बेटा वो वाली स्पीसीज, ऐसी रेयर स्पीसीज जो बेटा अब खत्म होने की कगार पर आ गई है। ठीक है, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई हैं, उन्हें कहते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इन्हें हम लॉन्ग से ही पढ़ते हैं। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यस, ठीक है, ऐसी स्पीसीज बेटा जो अब बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर आ गई है, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, जिनको अब प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि ये खत्म ना हो।
IUCN, International Union for the Conservation of Nature, keeps a watch on the number of animal and publish a red data book with detail of the rarest animal and plants। भाई IUCN ने एक रेड डेटा बुक निकाली जिसमें बेटा इन्होंने उन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखा जो रेयरेस्ट है और अब खत्म होने की कगार पे आ गए, एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में आ चुके हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट है इसमें। इसके बाद जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसमें मैमल्स भी इंक्लूडेड है, इंडियन भी है, एशियाटिक चीता भी है, वाइल्ड जेबू, ठीक है, सुमर्तन, सब कुछ है उसमें। इसके अलावा बेटा सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी हैं उसमें, जो भाई जैसे कि बेटा पिंक हेडेड डक हो गई, हिमालयन क्वेल हो गई, ये सब भी है ताकि इन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे बेटा ये सेलिब्रेट करते हैं 3rd फ्राइडे ऑफ मे एवरी ईयर। हर साल मई के 3rd फ्राइडे को इंडेंजर्ड स्पीसीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे शुरू किया था बेटा डेविड रॉबिन्सन ने, ठीक है। और इसमें ये देखा जाता है, इस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई किस तरीके से हम इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, कि क्या क्या वो एक्शन लेना चाहिए या क्या क्या वो स्टेप्स अपनाने चाहिए जिससे हम इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें खतरे से निकाल सके, ठीक है। एशियाटिक चीता वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952 कि भाई वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। क्या बोला गया इन चीता के बारे में कि भाई ये 1952 में यहाँ से गायब हो चुके हैं। आफ्टर महाराज रामानुजा प्रताप सिंह डियो शॉट द लास्ट ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्पीसीज इन 1947, जब महाराजा रामानुजा प्रताप सिंह ने आखिरी जो ये चीता बचा था उसको गोली मार दी थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि भाई ये क्या हो गया, खत्म हो गए हैं। अब इन चीतास को इंडिया में वापस रीइंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया को लॉन्च किया 2009 में, और एक प्लान बनाया कि हम बिग कैट यानी कि इन चीता को बेटा क्या कर सके, प्रोजेक्ट चीता फ्रॉम नाम्बिया से हम इन चीता को लेकर आए। कूनो नेशनल पार्क में हमने इन्हें जगह दी, हमने इसे वो लोकेशन मांगा, कूनो नेशनल पार्क बेटा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इसको रखा गया कि भाई हम वहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ पर रखेंगे ताकि इन चीतास की फैमिली बन सके, इनको बेटा बचाया जा सके। 8 चीता बेटा वहाँ से लाए गए, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंदर। कूनो मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर इन्हें जगह दी गई है, कब, 17 सितंबर 2022 में, यानी कि 2-3 साल पहले ही। और अब इनकी हेल्थ पे, इनकी हर चीज़ पे कि ये हंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी एबिलिटी, हर चीज़ को प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि आगे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडर पॉपुलेशन बनाए, आगे अपने बच्चों को जन्म दे और चीता की ये बड़ी फैमिली यहाँ पर शुरू हो सके। तो ये उन्हीं के लॉन्ग शॉर्ट पॉइंट्स हैं। आपको अगर लॉन्ग में ना दिक्कत हो तो आप शॉर्ट पढ़ के एग्जाम में लिख सकते हो। तो यहाँ आपका जो ये पूरा चैप्टर है फाइनली बेटा खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बेटा। थोड़ा सा बड़ा है, फैक्ट्स पे बेसिस है, 1.5-2 घंटे का ये चैप्टर बना होगा, तो आई गेस आप इन्हें अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से चीज़ों को समझ सको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।